हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 11। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। पहले क्या दिया था, 2 पॉइंट चार्जेस है ए एंड बी। ए का चार्ज है प्लस क्यू, बी का चार्ज है माइनस क्यू। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है। अगर हम क्या करें, ए का 25% चार्ज बी को दे दें, ठीक है, तो उनके बीच पे फोर्स कितना हो जाएगा। सोल्यूशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम दो चार्जेस के बीच का पहले स्टार्टिंग में जो इनिशियल फोर्स है वो निकालेंगे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, जो कांस्टेंट होता है हमारा 1/4πε0, ठीक है। हमने 1/4πε0 की जगह पे के लिख दिया है। और फिर जब हमने क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू रखी, तो क्यू ए है क्यू और क्यू बी है माइनस क्यू, तो हमारा फोर्स आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का 25% हमने निकाल लिया है, तो बचा हुआ कितना बचा, 100 माइनस 25 यानी 75% ऑफ क्यू ए, ठीक है। तो नया क्यू ए कितना हो गया, 3/4 क्यू। जब हमने इसको कट करेंगे तो 3/4 ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्यू बी में हमने, क्यू बी तो ऑलरेडी था ही, अब उस पर 25% ऐड कर दिया क्यू ए का, ठीक है। तो क्यू बी कितना बन गया, इतना बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यू ए था हमारे पास क्यू और क्यू बी था माइनस क्यू, बस हमने वैल्यू रखी और इसको एलसीएम लेके सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्यू बी डैश, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में फोर्स निकालेंगे तो फिर से वही होगा, कांस्टेंट इनटू बोथ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस, तो उतना ही रहेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस क्यू ए डैश और क्यू बी डैश की वैल्यू रख दी, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 9/16 एफ, ठीक है। या अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब ये क्या दिखाएगा कि जो हमारे फोर्स है वो क्या है उसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। और बाकी हम साइन को हटा के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फोर्स को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m and चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। द वैल्यू ऑफ q अपॉन m इज। देखो, दो हमें फिर से क्या दे रखे हैं, पार्टिकल दे रखे हैं जिनका सेम मास है m और सेम चार्ज है q, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों पे क्या हो रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो, पहला फोर्स तो इन पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनकी चार्जेस की वजह से। दूसरा फोर्स इन पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मासेस की वजह से, ठीक है। अब इन पे नेट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तभी तो नेट कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल कर देंगे दोनों को, ठीक है। दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया, हमने इसको इक्वल रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। फिर हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी क्यू अपॉन एम की वैल्यू आ गई ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 point चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स एफ on each other than the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant k is given by। दो चार्जेस दे रखे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है। पहले इन दोनों को एयर पे रखा हुआ है तो इन पे एफ फोर्स लगता है, ठीक है। फिर क्या करा गया, हमने इसकी डिस्टेंस चेंज कर दी, r डैश कर दी, ठीक है। अब हमें इस r डैश की ही वैल्यू निकालनी है, और क्या करा, इन चार्जेस को एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इस केस में भी फोर्स f ही लगेगा, ठीक है। तो हमें r डैश कैलकुलेट करना है। देखिए, पहले हमने एयर के लिए निकाल लिया कितना फोर्स लगेगा, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले के लिए फोर्स निकाला, ठीक है। तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट k आ जाएगा बस, ठीक है। और r की जगह पे r डैश। अब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वल रखा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k r डैश का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r डैश आ जाएगा r अपॉन अंडर रूट के।
यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकुलॉम एंड द ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकुलॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो अब क्या होगा, दोनों ही केस में अगर मैं निकालूँ ए पर लगने वाला फोर्स बी के वजह से, ठीक है, तो वो हो जाएगा FAB। और अगर मैं निकालूँ बी पर लगने वाला फोर्स ए की वजह से तो वो हो जाएगा FBA। दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा क्योंकि चार्जेस इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म जो होती है फोर्स की, वहाँ से क्या आ जाता है, अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलॉम, -1 माइक्रोकुलॉम एंड 2 माइक्रोकुलॉम are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 cm. The resultant force on the charge at C is। देखिए क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी सारी साइड इक्वल होंगी और साइड दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब A पे 1 माइक्रोकुलॉम रखा था, B पे -1 माइक्रोकुलॉम, C पे +2 माइक्रोकुलॉम। हमें बताना था इस C पॉइंट पे इन सारे चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम निकालेंगे FAC, ठीक है, A के वजह से लगने वाला C पर जो फोर्स होगा, ये प्लस का चार्ज है तो इसका फोर्स बाहर को होगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। FA आ जाएगा, हमें पता है फोर्स क्या होता है 1/4πε0, उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। Q1 क्या है 10 माइक्रो कुलॉम में दिया है इसलिए कुलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, इंटू C का चार्ज कितना है 2 माइक्रो कुलॉम, फिर से वही आ गया 2 × 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो कि हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे फोर्स आ जाएगा 1.8 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही बी के वजह से लगने वाला सी पर फोर्स निकालेंगे। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन बी के तरफ होगी, ठीक है, और हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्जेस तो इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा बट डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है। अब हमने दोनों की वजह से फोर्स तो निकाल दिया बट हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल, ठीक है, यानी इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। अब हमें पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, दोनों को प्लस कर देंगे तो 120 डिग्री, ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट इस तरीके से बनेगा और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला F इज इक्वल टू √FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA/FB कॉस थीटा। थीटा ये वाला एंगल जो इन दोनों फोर्सेस के बीच में बन रहा है, ठीक है, जो कि है 120 डिग्री। दोनों ही फोर्सेस इक्वल आए थे हमारे तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। अब ये आई कैसे, आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप 90 + 30 ले लो, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कॉस को, कॉस 120 डिग्री को कॉस 90 डिग्री + 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है अगर मैं क्या करूँ 90 को ऐड करूँ तो हमेशा आंसर नेगेटिव का आएगा और 90 अगर ऐड हो गया तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और साथ में माइनस का साइन। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ईच कॉर्नर A and C हैज़ चार्ज Q1 एंड ऑन द ईच कॉर्नर B and D हैज़ चार्ज -Q2 of a square ABCD of side L. Charge at A is in equilibrium, then the ratio of Q1 upon Q2 will be। देखिए क्या दे रखा है, हमें एक
स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर दे रखा था जिसके A और C पार्ट पे तो Q1 चार्जेस थे और B और D पार्ट पे -Q2 चार्जेस थे, ठीक है। और इसकी एक साइड दे रखी थी L सेंटीमीटर, तो सारी ही साइड L सेंटीमीटर होंगी। सॉरी। अब हमें निकालना था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q1 Q2 का रेशियो निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इस सिस्टम में लगने वाले सारे फोर्स 0 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया FDA ये वाला फोर्स, ठीक है। फिर मैंने ले लिया FAB ये वाला फोर्स, देन मैंने ले लिया FAC ये वाला फोर्स, ठीक है। अब सबको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, एक को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो इस पे एक तो ये इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा FAD, एक B चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा FAB और एक C चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा FAC, इसलिए ये तीनों ही फोर्स लिए। अब इन सब का सम 0 होना चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम निकालते आए हुए हैं फोर्स, उसी तरीके से फोर्स को निकालना है और सबका सम करके 0 के इक्वल रखना है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा Q1/Q2 आ जाएगा 4 cos 45 डिग्री, ठीक है। cos 45 डिग्री यानी 1/√2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा Q1 Q2 आ जाएगा 2√2, ठीक है। और यही हमें निकालना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन if each charge is moved towards each other by 0.04 meter then the force between them will be। दो चार्जेस दे रखे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.06 मीटर, इनके बीच में अभी 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 0.04 मीटर कर दी है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो हमें एक एक चीज़ रखकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि MCQ है तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखो दोनों ही केस में चार्जेस सेम रहेंगे, ठीक है, और जो हमारा कांस्टेंट लगता है 1/4πε0 वो भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। और हमें पता है F क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। तो अगर मैं F1/F2 का रेशियो निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस डिस्टेंस रख के उसका रेशियो निकाल लेंगे। और पुराना वाला फोर्स हमें ऑलरेडी 5 न्यूटन दिया हुआ था, तो यहाँ से F2 निकल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, जो कि आ गया 11.25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन द चार्ज ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। देखिए अब चार्ज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ठीक है। चार्ज को हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me and proton of mass mp are represented as fe and fp respectively are related as। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, E इंटू क्यू के। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा E इंटू क्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं से भी मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और दोनों क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों के लिए E की वैल्यू सेम होगी। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो दोनों के लिए चार्ज भी सेम हो गया, इसलिए दोनों के लिए फोर्स भी सेम हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, FP इज इक्वल टू FE, ठीक है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A positively charged ball hangs from a silk thread. We put a positive test charge Q0 at a point and measure F/Q0. Then it can be predicted। क्या दे रखा है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है, ठीक है, इस तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको सिल्क थ्रेड से टांगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके पास में एक Q0 चार्ज लाते हैं, ठीक है, और ये Q0 चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव ही है नेचर में, ठीक है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा लगेगा F/Q0, उसकी वैल्यू पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी, इक्वल होगी या कम होगी, ये बताना है, ठीक है। अब देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में लाएंगे हम तो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो इस वाली बॉल में जो चार्ज डेंसिटी है वो पीछे की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से चार्ज कम होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
एफ अपॉन क्यू नॉट की, ठीक है। तो इसलिए जो पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा एफ अपॉन क्यू नॉट से, ठीक है। तो ई क्या होगा, ग्रेटर देन एफ अपॉन क्यू नॉट होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।